प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान के प्रथम पाठ सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है इसको। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि विज्ञान किसे कहते हैं। उसका डिफिनेशन आपको समझ करके लिख लेना है। सुनिए, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले दिया है कि सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है। तो देखिए, सृष्टि में जो है सजीव और निर्जीव दो प्रकार के इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो जो प्राणी पाए जाते हैं वह सब सजीव ही होते हैं, आपको मालूम ही होगा। सृष्टि माने क्या होता है? संसार। तो सजीव और निर्जीव दो प्रकार के इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो इसका पदानुक्रम जो सजीवों का है वह कौन सा है पूछा है, तो वह क्या होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जो कि बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम जो है वह क्या है? सजीव एक कोशिकीय और सजीव बहुकोशिकीय। आगे चलिए, हम टॉपिक पे आते हैं। जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ बगल में देखे आ जाइए, आपको दिया गया है कि इतिहास के पन्नों से ईस्वी सन 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो जगतों में विभाजित किया, वनस्पति और प्राणी। यानी किसी भी चीज़ का देखिए, जैसे हमको एग्जाम्पल के हैं आपको बताते हैं कि जैसे अभी आम का ही देख लीजिए। अब आम के बहुत सी प्रजातियां होती हैं। ये हमको कब पता चलता है? जब उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर उसका क्लासिफिकेशन न किया जाए तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आम तो है, लेकिन आम में भी क्या होते हैं? बहुत से अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? आम पाए जाते हैं। ऐसे हर एक वस्तु जो होती है, जो प्राणी होते हैं, सब में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। इनका जब तक हम वर्गीकरण नहीं करते तब तक हमको पता नहीं चलता कि इनमें कौन सी विविधता पाई जाती है, कौन सी क्लासिफिकेशन इनमें पाया जाता है, वर्गीकरण पाया जाता है। तो ये हमको क्या है? वर्गीकरण करने के बाद ही क्या होता है यह पता चलता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। चाहे भी जो भी चीज़ें हों, सबकी क्या होती है? बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं। एक ही जात की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं। तो इसे अलग करने के लिए धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने क्या किया? अलग अलग पदानुक्रम बनाए। जैसे इसमें दिया गया है कि 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो जगतों में विभाजित किया, यानी दो भागों में बांटा। एक क्या था? वनस्पति, वेजिटेबल, और दूसरा क्या था? एनिमेलिया। नाम दिए हैं प्राणी यानी एनिमल। फिर क्या हुआ? ईस्वी सन 1866 साल में हेकेल ने तीन जगतों की कल्पना की, जिसमें प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी का समावेश था। तो पहले क्या था? प्राणी था ही, जो कि कार्ल लिनियस ने किया था, प्राणी और वनस्पति। और हेकेल ने क्या किया? 66 में एक जगत को और जोड़ा, वह क्या था? प्रोटिस्टा जगत था और प्राणी का समावेश था। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़े, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया? अलग अलग तरीके बताए। जैसे ईस्वी सन 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों के दो समूह दिए, आदि केंद्रीय और दृश्य केंद्रीय। तीन तो था ही, फिर आगे क्या दिया गया? समूह बनाया गया 1925 में। चैटन कौन है? वैज्ञानिक है। आदि केंद्रीय और दृश्य केंद्रीय। फिर ईस्वी सन 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को चार जगतों में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी। पहले दो थे, फिर तीन हुए। अब देखिए, कोपलैंड ने क्या किया? उसे चार भागों में विभाजित कर दिया। तो देखिए बच्चों, आगे देखिए, पिछली कक्षा में हमने देखा कि भौगोलिक परिवेश, अनग्रहण, संरक्षण जैसे विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। तो अनुकूलन
अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में भी विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए हम बहुत से ऐसे सजीव देखते हैं कि एक ही स्थान पर देखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत से बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे हम अभी आसपास देखिए बहुत से ऐसे कुत्ते देखते हैं। कुत्तों में क्या होते हैं, बहुत सी प्रजातियां हमको आसपास ही दिखाई देती है। दूसरे राज्य या दूसरे देशों में जाने की अपेक्षा हम अपने यहाँ ही देखते हैं। तो ऐसे बहुत सी होते हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं, जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, आसपास से ही आप देखिए आपके क्षेत्र में क्या होते हैं कि वातावरण में उनमें क्या होता है, बनावटें वैसे होती है, लेकिन उनमें क्या होता है, अंतर दिखाई देता है, विभिन्नता, उसमें क्लासिफिकेशन दिखाई देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पृथ्वी पर जमीन पर समुद्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 87 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं, जो कि जमीन और क्या समुद्रों में यानी पानी में जो पाई जाती हैं। लगभग ऐसा 2011 की जनगणना के अनुसार 87 लाख प्रजातियां हैं। अब ये 87 लाख प्रजातियों का क्या किया जाता है, ऐसे 4 जगतों में क्या किया जाता है, उनका विभाजन किया जाता है, उन्हें अलग किया जाता है। तभी अगर हम उनका वर्गीकरण न करें, 87 लाख प्रजातियां हैं, अगर हम उसका वर्गीकरण न करें तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि वह कौन सी प्रजाति के हैं। इसलिए क्या किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना चाहिए। ऐसी आवश्यकता महसूस हुई तो सजीवों में पाई जाने वाली समानताओं और भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उपसमूह बनाए गए। सजीवों के समूह उपसमूह बनाने के लिए प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है अलग करने का रॉबर्ट हर्डिंग व्हिटेकर ने किया 1920-1980 में। अमेरिकन परिस्थिति विज्ञान शास्त्री इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ईस्वी सन 1969 में सजीवों का 5 समूह में विभाजन किया। तो 5 समूह देखिए नीचे दिए गए हैं। कोशिका की जटिलता, आदि केंद्रीय और दृश्य केंद्रीय है। सजीवों के प्रकार, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। पोषण के प्रकार, स्वयंपोषी। वनस्पति जैसे क्या स्वयंपोषी होती हैं, कवक क्या होती है, परपोषी होती है। प्राणी परपोषी होते हैं और भक्षण करते हैं। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल जो है, उत्पादक, वनस्पति, भक्षक, प्राणी, विघटन और कवक। वंशावली पद्धति, आदि केंद्रीय से दृश्य केंद्रीय की, एक कोशिकी से बहुकोशिकी की। तो देखिए डायग्राम आपको दिया गया है। सजीव पहले क्या किया, 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया, आदि केंद्रीय और दृश्य केंद्रीय। फिर आदि केंद्रीय को उन्होंने क्या किया, एक कोशिकी में रखा, और दृश्य केंद्रीय को दोनों में रखा, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी जो पहला आदि केंद्रीय है उसे क्या किया, मोनेरा जगत में रखा गया, और दृश्य केंद्रीय को क्या किया गया, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। और जो बहुकोशिकी होते हैं उन्हें क्या किया गया, तीसरा जो है कवक, वनस्पति और प्राणी जगत में रखा गया। तो एक क्या उन्होंने विभाजन किया, इसका वर्गीकरण किया, जिससे आसानी के साथ हमें पता चले कि कौन सा जो जीव है, सजीव है, वह किस घटक में या किस में पाया जाता है, उनकी श्रेणी क्या है, उनका पदक्रम क्या है। इसके द्वारा ही वह ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आने वाले समय बहुत सा विभाजन हुआ है। तो ये तो क्या है, शुरू की बात है। तो इसमें बताया गया कि इतने विभाजन किए गए, तब थोड़ी जाके हमको पता चला कि प्राणियों में इतना ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये वर्गीकरण करने के बाद। तो एक कोशिकी बहुकोशिकी आप पढ़ ही चुके हैं। स्वयंपोषी यानी वनस्पतियां जो होती हैं, आपने पढ़ा है। स्वयंपोषी किसे कहते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बना करके स्वयं भोजन पकाते हैं, स्वयं उसका स्वयंपोषी होते हैं, वो जो स्वयं भोजन पका करके खाते हैं। परपोषी जो होते हैं, जो दूसरे का भक्षण करते हैं, यानी कि स्वयंपोषी का जो भक्षण करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। ये आपने पढ़ चुके हैं। जीवन शैली जैसे आपने लाइफ साइकिल पढ़ा, लाइफ स्टाइल पढ़ा होगा। उत्पादक होता है वनस्पति, उस वनस्पति को भक्षक, कोई प्राणी क्या करता है, उसको खाता है, और उसको खाने के बाद उसकी जब मृत्यु होती है तो उसका विघटन हो जाता है और वह कवक बन जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं। आगे चलिए।
अब जगत के बारे में देखिए दिया गया है यहाँ पे, मोनेरा जगत। यहाँ पे कृति दी गई है, इस कृति को आपको क्या करना है समझना है। अगर आपके पास सामान उपलब्ध है, सामग्री, तो इसको अनिवार्य है, इसको जरूर करिए। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। ये सभी सजीव एक कोष की होते हैं। आपको याद रखना है कि मोनेरा जगत के जितने भी सजीव होते हैं वह क्या होते हैं, एक कोष की होते हैं, और स्वयंपोषी या परपोषी होते हैं, यानी दोनों होते हैं। यानी खुद पका करके भी खाते हैं, खुद स्वयं भोजन बनाते हैं, या दूसरे का भक्षण भी करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। ये आदि केंद्रीय होते हैं, इसमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। केंद्रक मतलब समझ रहे हैं नहीं, जो इनका बीज का भाग होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है, उस पर क्या होता है, आवरण युक्त नहीं होता है। जैसे किसी चीज़ से ढका, आवरण माने क्या होता है, ढका हुआ नहीं होता है, कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं इनमें। प्रोटिस्टा देखते हैं दूसरा जो है, इसकी विशेषता, प्रोटिस्टा जगत में सजीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। इसमें आवरण होता है, ढका होता है जो केंद्र होता है। प्रचलन हेतु कूटपाद या बाल जैसे रोमक या कसाभी काएँ होती हैं। देखिए आपको यहाँ दिया गया है प्रोटिस्टा में, ऊपर के भाग में जैसे इनमें से बाल जैसे नहीं निकल रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे रोम निकल रहता है, जिसे हम रोम बोलते हैं, जैसे हमारे शरीर में निकला रहता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे रोए जैसा निकला रहता है इनके ऊपर। स्वयंपोषी उदाहरण जैसे युगलीना, वेल्वे हॉक्स, कोशिका में हरित लवक होते हैं। परिपोषी उदाहरण जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि, इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाए जाते हैं। कवक देखते हैं, फंगी, आपने देखा होगा कवक जैसे ब्रेड में 2-4 दिन रख दीजिए तो क्या होता है, रोटी में, ब्रेड में सफ़ेद सफ़ेद ऐसा हमको दिखाई देता है, बाद में वो हरा भी हो जाता है। तो आप कवक देख सकते हैं, सड़े गले चीज़ों पर भी क्या होता है, या दिखाई देता है, फंगी दिखाई देते हैं। तो कवक जगत में परपोषी, अंश्लेषी और दृश्य केंद्रीय सजीवों का समावेश होता है। बहुसंख्यक कवक मृतोपजीवी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, जितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो कहाँ पाए जाते हैं, मृतोपजीवी, यानी मरे हुए जीवों के ऊपर क्या होते हैं, या कवक पाए जाते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं, और सड़े गले चीज़ें रहती हैं तो उस पर जीवित रहते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो कवक पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मरे हुए प्राणियों के ऊपर पाए जाते हैं। कवकों की, तीसरा देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। तो कोशिका भित्ति होती है, अंदर का जो भाग होता है कोशिका का, वह क्या होता है, काइटिन नामक जटिल यानी कठोर शर्करा से क्या होती है, बनी होती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कुछ कवक क्या होते हैं, तंतुमय होते हैं, यानी जैसे धागे ऐसे पतले पतले होते हैं, और जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। केंद्रक यानी बीच का जो भाग होता है, सेंटर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कवक किंड बेकरशिष्ट, बेकरशिष्ट क्या होता है, जैसे जो आप जैसे पाव खाते हैं उनमें क्या किया जाता है, एक कवक रहते हैं, पाए जाते हैं। फफूंदी, एस्परजिलस, भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूंदी, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सब हैं। तो देखिए जो सब आप खाते हैं उसमें बेकर्स में ये सब क्या होती है, जैसे टोस्ट वोस्ट खाते हैं, इसमें ईस्ट डाला जाता है, बिना ईस्ट का क्या होता है, तैयार नहीं होता है। हम आगे आपको बताएंगे। बिटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां प्रतिपादित की गई, फिर भी आज तक कई वैज्ञानिक बिटाकर के पंचजगत वर्गीकरण को ही प्रमाण मानते हैं। यही इस पद्धति की सफलता है। तो सूक्ष्म जीवों का देखिए नीचे वर्गीकरण किया गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक है। उनके अध्ययन के लिए उनका निम्न प्रकार से विभाजन किया गया है। सूक्ष्म जीव देखिए, सूक्ष्म जीवों के आकार के संदर्भ में निम्न अनुपात ध्यान में रखो।
आपको ध्यान रखना है कि सजीव जो होते हैं वह कितने छोटे होते हैं। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻6 माइक्रोमीटर। तो देखिए वहाँ आपको माइक्रोमीटर का जो है एक सिंबल दिया गया है, संकेत, इससे क्या होता है दर्शाया जाता है माइक्रोमीटर। और नैनोमीटर को किससे दर्शाया जाता है, या नियम से दर्शाया जाता है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻9 नैनोमीटर होता है। सूक्ष्म जीव, अभिकेंद्री, जीवाणु, दृश्य केंद्री, डायग्राम देखिए, आदिजीवी, कवक और शैवाल। ये क्या है, सूक्ष्म जीवों को इस प्रकार से क्या किया गया है, इसका विभाजन किया गया है। जीवाणु में आ जाइए, बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, इसका आकार कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है जीवाणु जो होता है। एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव, एक कोशिकीय सजीव स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवन यापन करती है। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियां बनाते हैं। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति होती है। तीसरा दिया प्रजनन समांतर द्विविभाजन, यानी एक कोशिका के 2 भाग होना पद्धति से होता है। जैसे इनका जो प्रजनन होता है, बर्थ होता है, वो क्या होता है, जब बर्थ होने के समय क्या होते हैं, 2 खंड में हो जाते हैं, इनका 2 विभाजन हो जाता है। चौथा दिया अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के दोगुने हो सकते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियाँ यानी जैसे आप बीमार पड़ते हैं, अगर आपको समय अनुसार जो है दवाइयाँ नहीं मिली, आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो वह क्या होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी कुछ मिनट में, जैसे इसमें दिया गया 20 मिनट तक, वह क्या होते हैं, दोगुने हो जाते हैं। तो यह आगे बढ़ते रहते हैं। यानी आप समय अनुसार आप दवा नहीं करते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे जीवाणु, चाहे जो भी वनस्पति हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, कोई भी हो, अगर उनका देखरेख समय पर नहीं किया गया, अगर वो बीमार हैं, तो निश्चित है कि वह बढ़ते ही चले जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं और हमें क्या करते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। आगे चलिए देखिए, आदिजीवी प्रोटोजोआ जो होता है, इसका आकार लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 200 माइक्रोमीटर होता है। मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय हो सजीव। आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, अमीबा, पैरामीशियम, मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। ये क्या होते हैं, आदिजीवी होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, आंव होने का कारण, यानी जो आंव पड़ता है वो किसके कारण होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण। यह क्या है, आदिजीवी होता है, यानी यह भी एक प्रकार का क्या होता है, जीवाणु होता है, जो हमारे शरीर में चला जाता है पानी के माध्यम से या और भी खाद्य पदार्थ के माध्यम से, जिससे हमको आंव पड़ने लगता है। आगे दिया प्लाज्मोडियम वायवक्स, मलेरिया यानी शीत ज्वर होने के कारण, यानी यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमको क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। और ठंडी देकर के क्या होता है, बुखार आता है हमको, उसे वो क्या बोलते हैं, शीत ज्वर यानी ठंडी देकर बुखार आना। यूग्लिना जो होता है स्वयंपोषी होता है। यह भी एक क्या है, आदिजीवी में आता है। कवक फंगी, इसका आकार कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। तो ये सड़े गले पदार्थ वनस्पति और प्राणी के शरीर कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। दृश्य केंद्र की एक कोश के सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियां आँखों से दिखाई देती हैं। कुछ यानी हम देख भी सकते हैं, जैसे हमने बताया आपको कि ब्रेड पे सब हमको दिखाई देता है।
पहले सफ़ेद रहते हैं, बाद में हरे हो जाते हैं, उनको दिखाई देता है। मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों में अन्न शोषण करते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होता है, नहीं कोई भी पदार्थ जो है सड़ गल जाता है तो क्या हो जाता है, कार्बनिक ही हो जाता है। प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन और मुकुलन जैसे अलैंगिक पद्धति से होता है। यानी यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों पद्धति क्या होते हैं, यह पद्धति से प्रजनन करते हैं, पैदा होते हैं। यह उदाहरण के जैसे ईस्ट दिया है, कैंडिडा, मशरूम, ये क्या होते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। यानी एक फफूंदी आता है, कुछ समय बाद क्या होता है 10 हो जाते हैं, 10 से 20 हो, ये बढ़ते चले जाते हैं जीवाणु। शैवाल, एलगे, आकार कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर से होते हैं। पानी में बढ़ते हैं या ज़्यादा। दृश्य केंद्रीय एक कोश की स्वयंपोषी सजीव, कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। युगलिना में पाए जाते हैं। कोलेरेला, क्लेमिडोमोनास में पाए जाते हैं। शैवाल की कुछ प्रजातियाँ एक कोशिकीय हैं, अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर नीली आँखों से दिखाई देते हैं। यानी बहुत छोटे, नीली आँखें मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इन्हें, ये जल्दी, यानी माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है, ये जल्दी हमको दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ध्यान से इन्हें हमको देखना पड़ता है। शैवाल आप देख सकते हैं हमारे घर के छतों पे जो है दिखाई देते हैं, काईनुमा रहते हैं, दीवारों पे पड़े रहते हैं हरे हरे, आप उसे देख सकते हैं। विषाणु, वायरस, वायरस देखिए जो होता है बहुत खतरनाक होता है। आकार लगभग इनका 10 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है लगभग। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता है, या ये सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य हैं। यानी ये विषाणु जो होते हैं सजीव नहीं होते, यानी सजीव और निर्जीव के बीच में मध्य में पाया जाता है। दोनों, यानी इसमें क्या होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनमें निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं, सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं, परंतु इनका अध्ययन सूक्ष्म वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक, माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। विषाणु सूक्ष्म अर्थात जीवाणु की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। विषाणु जो होते हैं बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं, जीवाणुओं से 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। सोचो, वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं, दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से मतलब जैसे माइक्रोस्कोप जो होता है, गैलीलियोस्कोप जो होता है, उससे ही हम क्या करते हैं, उसे देख सकते हैं। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं विषाणु। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म हो, इसे आपको तैयार कर लेना है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है। वनस्पति, तीसरा है वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही वे रह सकते हैं, और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रोटीन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। इसके बाद पोषक होस्ट जिसे कहा जाता है, कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती हैं और यह स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यानी यह दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पतियाँ और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। तो विषाणु बच्चों तो ये होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, इन्हें बस थोड़ी समय के लिए रोका जा सकता है। और विषाणु जिसके अंदर जैसे प्रवेश कर जाते हैं तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु होना या नष्ट होना क्या होता है, निश्चित होता है। यानी उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत तीव्रता के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अति सूक्ष्म, जैसे हमने आपको बताया कि यह क्या होते हैं, अगर सजीव है तो उन्हें दवा दे करके नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इनमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, सजीव निर्जीव दोनों के मध्य होते हैं, तो इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, एकदम से जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। यह निश्चित है कि वनस्पति चाहे प्राणी हो जिसमें लग जाते हैं उसे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो आगे बच्चों जो है यहाँ पे स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को आपको क्या करना है, पूरा करना है। और कुछ हम क्वेश्चन जो है आपको इस पे बना करके देंगे, वो भी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में तैयार करना है। तो बच्चों आपका दिन मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।